नमस्कार। आज का सुप्रभात। मैं कुलदीप सर अपने इंस्टीट्यूट लक्ष्य एकेडमी में आप लोगों का भरपूर स्वागत करते हैं। और आज हम हिंदी के दूसरी अध्याय शब्द लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर करें। और आज हम हिंदी का ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आते हैं। साथ ही साथ यह माध्यमिक परीक्षा 6, 7, 8, 9, 10 अन्य परीक्षा में भी काम आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी छात्र इसे ध्यान से समझेंगे और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। कहा जाता है लक्ष्य न ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय पर है अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसी टैगलाइन के साथ हम शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। पहला है शब्द। शब्द की परिभाषा जानेंगे। लिखी रहेगी शब्द। शब्द किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लिख लेंगे वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये परिभाषाएं आप लोग स्मरण कर लेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, का जोरमा जोरला, ये सब वर्ण है। का माला, इसके मिलने से बना है कमल। इसी प्रकार घा जोर रा बराबर घर। इस प्रकार हम लोग जान लिए शब्द वर्णों के मिलने से बनते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द के भेद। ऐसे शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। उसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद, बनावट के आधार पर शब्द का भेद, रचना के आधार पर शब्द का भेद। शब्द के भेद पढ़ने से पहले हम लोग एक बार शब्द और पद में अंतर समझ लेते हैं। शब्द और पद में अंतर लिखते हैं। शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर। शब्द तो जान गए। लिखेंगे शब्द। शब्द जो है ध्वनियों के मेल से बनते हैं। यहाँ लिखी हुई है शब्द। शब्द ध्वनियों के मेल से बनता है। शब्द ध्वनियों के मेल से बनता है। जैसे प जोर आ, प जोर आ जोर न जोर ई। इस प्रकार आपका हो गया पानी। पा जोर आ जोर ना जोरी, तो पानी हो गया। इसी प्रकार पद। पद है यही शब्द जब वाक्य में
यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए, अर्थवाचक बनकर आए, यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता, तो वह पद कहलाता, तो वह पद कहलाता है। इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलते हैं पुस्तक लाओ, पुस्तक लाओ, ये अर्थवाचक बनकर आया है, कह रहा है कि पुस्तक लेके चले आओ। इसमें पुस्तक है एक नाम पद और दूसरा क्रियापद है। ये पुस्तक जो है नाम पद और ये लाना क्रियापद है। आप लोग शब्द और पद के बारे में समझ गए। अब हम लोग अगला पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पर शब्दों के भेद लिखेंगे। चलिए हम लोग लिख लें शब्दों का भेद। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति को हम लोग उद्गम भी कहते हैं, इसको यानी उद्गम भी कहते हैं या बनावट भी कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर या उद्गम के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उद्गम, बनावट, उत्पत्ति, इसी को हम कह सकते हैं विकास भी। उद्गम, बनावट, उत्पत्ति, बनावट को अगर काट दिया जाए उद्गम, या लिख सकते हैं विकास। उद्गम, विकास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग इसके सब भेद का नाम। नंबर 1 तत्सम, दूसरा भेद है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा भेद है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चार भेद होते हैं। अब सब भेदों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला भेद लेते हैं तत्सम। तत्सम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे शब्द जो संस्कृत से ली गई और हिंदी में उसका हूबहू प्रयोग किया जाता है, यानी कह सकते हैं संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से प्रचलित होते हैं, वैसे शब्द जो संस्कृत एवं हिंदी, संस्कृत एवं हिंदी
में समान रूप से संस्कृत एवं हिंदी दोनों कह सकते हैं, संस्कृत एवं हिंदी दोनों में समान रूप से प्रचलित हैं। वैसे सब जो संस्कृत एवं हिंदी दोनों में समान रूप से प्रचलित है, अंतर केवल इतना है, संस्कृत भाषा में वे विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके हिंदी में वह सीधी सीधी चली आई, सिर्फ विभक्ति चिन्ह छूट जाता है। कह सकते हैं वैसे सब जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से प्रचलित है, अर्थात संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे संस्कृत में कोई शब्द, इसको हम लोग को हिंदी में लिखनी है। संस्कृत में हम लिखते हैं कर्पूरा, किसी चीज को हिंदी में विभक्ति चिन्ह छोड़ देते हैं और कर्पूर लिख देते हैं। इसी तरह अन्य शब्द है फलम, फलम संस्कृत में, इसी को हम लोग हिंदी में फल लिखते हैं। इसी प्रकार ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, इसको हम लोग हिंदी में ज्येष्ठ लिखते हैं। इसी तरह हम लोग ये लिखते हैं पर्यंघक, पर्यंघक को यहाँ हिंदी में पलंग लिख देते हैं। देख रहे हैं संस्कृत के शब्द हैं और वह हिंदी में है। संस्कृत के शब्द हिंदी में है, कर्पूर का कपूर, फलम का फल, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ और पर्यंघक का फलम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे दूसरी पर। अब हम पढ़ेंगे तद्भव। यह दूसरी भेद है, तद्भव। तद्भव के बारे में जान लें। वैसे शब्द जो तत्सम के बिगड़े रूप होते हैं, यानी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। हम लिख सकते हैं तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे इधर हम लोग तत्सम लिखते हैं और इधर तद्भव। तत्सम में अग्नि लिखते हैं और इसका बिगड़ा रूप
आग हो जाता है तद्भव। अग्नि का आग। इसी प्रकार कुब्ज का कुबरा, कुब्ज का कुबरा हो जाता है। कुब्ज का कुबरा। और इसी तरह हम और अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कर्पूर, कर्पूर का कपूर। ये तद्भव हो गया। अग्नि का आग, कुब्ज का कुबरा, कर्पूर का कपूर इत्यादि। अब हम चलेंगे तीसरा भेद। तीसरा भेद है देशज। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो कि अपने देश में बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। कह सकते हैं देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। तो हम इसको परिभाषित करेंगे कि देश के बोलचाल, देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग अपने गांव समाज में, अपने देश में बोलते हैं खिड़की, लोटा, पगड़ी, डोरी, बाप, पिल्ला इत्यादि। ये सब शब्द देशज है। ये सब शब्द हिंदी में वैसे ही रूप में लिख दी जाती है। और अगला है विदेशज। हम पढ़ेंगे विदेशज के बारे में। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, ये सब शब्द का जन्म विदेशों में हुआ है, उसको हिंदी में उसी रूप में लिख दिया जाता है, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। लिखेंगे जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे उदाहरण में ले लीजिए
जैसे अंग्रेजी, फारसी, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टेबल, टेबल, इसी तरह चेयर, हॉस्पिटल, चेयर, हॉस्पिटल, क्लास, ये सब विदेशी शब्द है। इसी प्रकार फारसी शब्द बोलते हैं अफसोस, अफसोस शब्द फारसी है और हिंदी में हम उसी रूप में लिख देते हैं। इसके अलावा दुकान, दुकान एक फारसी शब्द है। दोस्त, दरबार, बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी, फारसी। अब हम कह सकते हैं अरबी शब्द, अरबी, तुर्की। अरबी शब्द में आ जाते हैं औरत, औरत एक अरबी शब्द है। अजनबी, औरत, अजनबी। इसके अलावा एहसान, एहसान, उम्र। तुर्की शब्द में आती है चेचक, एक तुर्की शब्द है। कैंची, चेचक, कैंची। लफंगा, सौगात। ये सब तमाम शब्द विदेशी है, लेकिन हम लोग इसे हिंदी में इसी रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं, अतः ये विदेशी शब्द हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग दूसरी प्रकार से शब्दों के भेद को पढ़ेंगे, दूसरे प्रकार से। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या बनावट, व्युत्पत्ति या बनावट, या उसी को कहते हैं रचना। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द का तीन भेद होता है। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द का तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला है, इसे ध्यान से समझेंगे, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। बनावट, रचना या व्युत्पत्ति दृष्टि से शब्द के तीन भेद रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। अब हम सबका अलग अलग से डिफिनेशन करेंगे। जैसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंड
किए जाने पर इन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले। इन शब्दों के खंड किए जाने पर उसका कोई अर्थ न निकले, ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द, कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम लिख देंगे धन, जैसे कोई शब्द धन, इसको हम अलग अलग करेंगे, ध और न। तो यहाँ न धन का, ध का कोई अर्थ निकलेगा, ना ही न का कोई अर्थ निकलेगा। उसी प्रकार हम लिख देंगे घर। घर का हम जब अलग अलग इसको खंडित करेंगे तो घ और र लिखेंगे, तो घ और र का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो धन, घर, काम, ये सब जो है रूढ़ शब्द हो गए। अब हम लोग चलेंगे दूसरी नंबर में यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर सभी खंड का सार्थक अर्थ निकलता है। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर सभी खंड का सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। लिखेंगे जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर सभी खंडों का सार्थक अर्थ निकले। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर सभी खंड सार्थक हो। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर सभी खंड सार्थक हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। याद रखेंगे, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर सभी खंड सार्थक हो। सभी खंड सार्थक, दो बार लिखा गया है, सभी खंड सार्थक हो। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर सभी खंड सार्थक हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कहेंगे रसोई घर। रसोई घर को हम जब खंडित करेंगे तो हो जाएगा रसोई और घर। रसोई और घर, इसका अर्थ हुआ रसोई घर का, रसोई तो मतलब जहाँ खाना बनता है, रसोई खाना हो गया, और घर खाना बनाने वाले घर, रसोई घर होता है। उसी प्रकार पाठशाला, पाठशाला हम कह सकते हैं पाठ और शाला, यानी पाठ और शाला। पाठ मतलब अध्याय या पढ़ना, शाला मतलब घर, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं उसे पाठशाला कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे धनवान, घुड़सवार इत्यादि। और हम लोग अब चलते हैं इसकी लास्ट भेद। तीसरा नंबर में है योग रूढ़। योग रूढ़ के बारे में पढ़ेंगे।
योग रूट के बारे में पढ़ना है। योग रूट शब्द ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, योग रूट शब्द कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है उसे योग रूट शब्द कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करें। विशेष अर्थ ग्रहण करें। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। याद रखेंगे, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण लेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं पंकज। पंकज जो है शब्द है जो कि कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका अर्थ होता है पंख। पंख मतलब होता है कि जल में, पंख मतलब जल में। पंकज, पंख मतलब जल में, पंकज जल में जन्म लेने वाला। पंकज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। लेकिन हम लोग इसका उपयोग, पंकज का उपयोग कमल के लिए करते हैं। पंकज का उपयोग कमल के लिए करते हैं। उसी प्रकार होता है लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर उदर मतलब होता है पेट, जिसका उदर लंबा हो। लेकिन हम लोग लंबोदर का प्रयोग करते हैं इसके लिए, गणेश भगवान के लिए। लंबोदर का प्रयोग गणेश के लिए करते हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं, जैसे चक्रपाणी। चक्रपाणी लिखते हैं, चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, यानी चक्र धारण करने वाला। और चक्रपाणी का प्रयोग हम करते हैं विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए चक्रपाणी। इसी प्रकार होता है पीताम्बर इत्यादि। चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट पेज लेते हैं और आगे पढ़ते हैं। तीसरी प्रकार के भेद, ये जो है तीसरी प्रकार का भेद है वह है रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतर की दृष्टि
रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दो प्रकार के शब्द होते हैं। ये रूपांतर की दृष्टि से होते हैं शब्द के दो भेद। हम लोग अब इसको विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 को लेके चलेंगे, विकारी शब्द को। विकारी शब्द को हम परिभाषित करें तो कहा जाता है कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। वे शब्द जिनके रूप, लिंग, लिंग, वचन, जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, वे सब जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार, कारक और पुरुष, वे सब जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार कह सकते हैं। इसके 4 प्रकार हैं, जैसे हम लिखते हैं। नंबर 1 में संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द है। और हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उसको परिभाषित करते हैं। वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते। वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं। वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। वाक्य में इनका रूप बना रहता है। वाक्य में इनका रूप बना होता है। वाक्य में इनका रूप बना होता है। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं।
अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इस शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नंबर 2 में हो जाएगा संबंधवाचक। और नंबर 3 में हो जाएगा क्रिया विशेषण संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक। और एक चौथा होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। इस प्रकार देखिए कि विकारी शब्द के 4 भेद और अविकारी शब्द के 4 भेद। विकारी शब्द के 4 भेद और अविकारी शब्द के 4 भेद मिला करके ये जो है इसका 4 भेद और अविकारी दोनों को मिला करके ये 8 भेद हो जाते हैं। विकारी और अविकारी मिला करके 8 भेद होते हैं। तो अब हम इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे ताकि आपका अभ्यास हो सके। तो हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर और आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करते रहें ताकि यह चैनल ग्रोथ करे और आपका हम लोग भरपूर आप लोगों को सेवा दे सकें। तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि मानक हिंदी, ये जो है प्रश्न है मानक हिंदी से क्या समझते हैं। ये प्रश्न है मानक हिंदी। इसका सही जवाब देना है आप लोग को मानक हिंदी। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। जय हिंद।